मम्मी को टॉन्ट करते थे लोग कि चे शुर इत पठन च मन छा कत करनस या च मन छा नेबर नेरनस। मैं लोगों से बहुत दूर हो गई हूँ, या तो मेरी पढ़ाई की वजह से या फिर मेरी डिसेबिलिटी की वजह से। लोग करते नहीं है इंटरेक्ट, ठीक है, खासकर हमारे अपने कश्मीर में इनको मतलब प्रॉब्लम क्या कहेंगे कशिर पे इस वन इन गसान गाल अगर इनको इस डिसेबल बच्चे से पकान। कुलगाम हांजन इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ सिर्फ एक खातून ऐसी है जो आला तालीम हासिल कर रही है। रूही जान और आकिब दोनों बाय बर्थ विजुअली इम्पेयर्ड थे। इस घर में ये दोनों रहते हैं। दिक्कत और दुश्वारी का सामना करने के बाद इन्होंने आला तालीम हासिल की। भाई अब इंशाल्लाह स्कॉटलैंड के लिए जा रहे हैं और बहन डॉक्टरेट कर रही है JNU में। आकिब का आपने इंटरव्यू जरूर देखा होगा कि आज की मुलाकात वो एक सीरीज का हिस्सा रहे। आज हमने सोचा कि आज हम बात करेंगे रूही जान से। मेरा नाम रूही जान है और मैं हांजन से बिलोंग करती हूँ जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है। विजन इम्पेयरमेंट का शिकार हूँ बचपन से। आंखों की रोशनी तो नहीं है बट अल्हम्दुलिल्लाह जो इल्म की रोशनी है वो अल्लाह ताला ने हमें खूब बख्शी है। मेरी फैमिली में मेरा ब्रदर है, मेरी मॉम है और मेरा डैड है। आप इस वक्त डॉक्टरेट कर रही हैं, इस मकाम को हासिल कर पाए कैसे? मैं क्या कहूँ मैंने कैसे हासिल किया है। सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला का देन होता है। अगर हम डिसेबल है लेकिन उन्होंने हमें एबिलिटीज भी रखी है ऑब्वियसली। सबसे पहले जो मेरी मम्मी डैडी का स्ट्रगल था हमारी पढ़ाई में, कितनी स्ट्रगल्स के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं ये हम लोग ही जानते हैं। हमारे जो पड़ोस के स्कूल्स है या दूर दराज के इलाके से भी स्कूल्स है वो सब डिनाई करते हैं एडमिशन देने का जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हो या फिर अदर डिसेबिलिटी हो। हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है कि लोग अवेयर ही नहीं है रिगार्डिंग डिसेबिलिटी। न्यू हॉलफेथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की और अभी तक JNU मतलब अब मैं JNU तक पहुँची हूँ। आपकी माँ से मैंने बात की इससे पहले, उन्होंने मुझे कहा कि जब हमने इसे यहाँ पास के एक प्राइवेट स्कूल में इसका दाखिला कराया, वहाँ के असातिज़ा का भी यही कहना था रख दो इसको यहीं पर, कोई बात नहीं, क्लास में तो हम इसको नहीं जाने देंगे दूसरे किसी क्लास में, लेकिन हाँ कुछ चंद बातें सीख लेगी तो ठीक है। जब मेरा एडमिशन हुआ था मैं तो तब मतलब छोटी बच्ची थी, तो उन्होंने बोला कि तुम इनका एडमिशन यहाँ पे करवा दो लेकिन हम इनको अपग्रेडेशन क्लास की नहीं देंगे, ये कैसे पढ़ेंगे कैसे लिखेंगे, इनको क्या पता A क्या होता है B क्या होता है एंड ऑल दैट। फिर पता नहीं उन लोगों को किसने बोला था कि इनको आप ऑरल टेस्ट ले लो, ABCD सुनाना या 1 to 11 जो भी आता था तब। 7 तक मेरा और मेरे भाई, एक्चुअली मेरा भाई भी विजन इम्पेयरमेंट है। जब मैं स्कूल में एंटर हुई तो उसके बाद वो भी स्कूल में एंटर हुए, कनेक्ट हो गए पीपल के साथ। वो पीपल नहीं, वो अपने रिलेटिव्स ही है, जैसे मेरे कजन्स है। इंटरेक्शन हो गई थी इन लोगों से तो इनके साथ ही हम जाया करते थे स्कूल। तो फिर 7 तक हमारा ऑरल टेस्ट चला स्कूल में। जी मैम। 7 तक आपने ऑरल टेस्ट दे दिया, तब तक क्या आप लिखना जानती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं ननिहाल जाती थी तो मेरी छोटी मामी है वो मेरा काम लिख देती थी और घर पे होती थी तो मेरी मम्मा मेरा काम लिख देती थी। तब उस जमाने में टीचर्स को दिखाने के लिए कि हाँ हम घर में पढ़ते हैं, वरना उनको हमारी पढ़ाई से कुछ नहीं था, वो हमें कभी भी ध्यान नहीं देते थे। बट इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स द फॉल्ट ऑफ सिस्टम। या एग्जैक्टली। वो जो आप उनको सुनाती थी ये तो आपको याद भी करना पड़ता था ना?
ना? हाँ, कैसे कर लेती थी? मेरी कज़न थी, मेरे साथ पढ़ती थी, उसका नाम साइमा है। वो खुद के लिए पढ़ती थी, बट मैं उसको बोलती थी तुम जोर जोर से रिपीट करो ताकि मेरे दिमाग में भी ये बात जाए कि तुम क्या पढ़ रही हो। तब ये मुझे नहीं पता था ये बुक्स क्या होती है या कॉपीज बनाना, नोट्स बनाना। फिर वो पढ़ती थी, मैं याद कर लेती थी और फिर सुबह हम टीचर्स को सुनाते थे। आपने 10वीं जमात का इम्तहान भी पास कर लिया, वो तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती ना, क्योंकि आप एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ रही थी। आपने कैसे वो इम्तहान दिया? सबसे पहले यहाँ होता था गोल्डन टेस्ट। तो गोल्डन टेस्ट के बारे में जब हम मतलब उन्होंने मुझे प्राइवेट स्टूडेंट्स, तब प्राइवेट और रेगुलर का कुछ आता था, उन्होंने मुझे प्राइवेट के साथ एडजस्ट किया क्योंकि मैथमेटिक्स था। ऑब्वियस सी बात है कि एबल जो पर्सन्स हैं उनको भी दिक्कत आती है मैथमेटिक्स के साथ, तो मेरा भी यही प्रॉब्लम था कि मैं मैथमेटिक्स में ज़्यादा नहीं कर पाती थी। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो टूल्स ही नहीं थे जिनसे हम पढ़ते। अच्छा। जैसे जिसको हम ब्रेल कहते हैं, ब्रेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था दिमाग में। फिर मैंने एग्जाम दिया, सेंटर हमारा वही था, गुडविल स्कूल में ही था। तो मुझे बोर्ड ने स्क्राइब प्रोवाइड किया, तो मैंने स्क्राइब के थ्रू ही वो एग्जाम दिया। स्क्राइब मीन्स कि जो मतलब एक बंदा हमें साइड में रहता है जो बिलो हमारी जो क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मैं 10th में थी, तो वो जो बंदा था वो 8th का स्टूडेंट था। वो पेपर पढ़ता था और मैं उसको आंसर करती थी हाथों की मदद से फील करके। ब्रेल, दैट्स ब्रेल। हाँ, तो वैसा आपने सीखा था उस रिलेटेड? नहीं, वही मैं बोल रही हूँ आपको कि मुझे ब्रेल के बारे में बिल्कुल जीरो नॉलेज थी। इवन अभी भी मैं ब्रेल के उतनी रिलेट नहीं हूँ। मैंने बस लिटिल बिट सीखा है। वो एक्चुअली मेरे भाई ने 3-4 मंथ का वो कोर्स किया था, तो फिर उसने मुझे घर पे सिखाया था, बट वो मच नहीं है, दैट्स नॉट एनफ। मैंने एबल स्टूडेंट्स के साथ ही सारी एजुकेशन टिल नाउ, मैंने कभी स्पेशल स्कूल्स में नहीं गई हूँ, स्पेशल कॉलेज में नहीं गई हूँ, इवन कि किसी स्पेशल इंस्टीट्यूशन में भी आज तक नहीं गई हूँ। 11th का एडमिशन मैंने यारीपुरा में करवाया था, तब गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी में। एक टीचर था जो मुझ पे बहुत मतलब मैं बहुत ज्यादा वो थी डल, तो वो मुझे बोलता था कि तुम बोल्ड बनो, आप ऐसे मत रहो सर झुका के, वो ये ऑल दैट, तो अपने सर को ऊपर उठाना सीख लो। वो मुझ पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करते थे तब। हाँ, तो उनका वो डॉक्टर अर्शिद है, वो शायद मटन साइड में ही रहते हैं जी। तो उनका बहुत बिग थैंक्स कि उन्होंने मुझे मतलब इतना बोल्ड बनाया कि मैं आज इस इतनी प्रॉब्लम्स का मतलब फेस करके यहाँ तक आई हूँ बिकॉज ऑफ हिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपके सब्जेक्ट्स क्या रहे जब आप ग्रेजुएशन कर रही थी? मेरा सब्जेक्ट है सोशल साइंस। मेरा ग्रेजुएशन में मेरा सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन रहा है। हाँ, तो उसके बाद मैंने मास्टर्स एजुकेशन में ही कंटिन्यूअसली किया। आप जिंदगी को किस नजरिए से देखती हैं? कभी कभी इंसान को हो जाता है कि यार अगर हम भी एबल होते तो हम ये करते वो करते, लेकिन हमारी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है अगर हम इसको अच्छा बनाएंगे तो। जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, 1 साल तक मैंने शायद डिप्रेशन का ये मेडिसिन भी ले ली थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अब इससे आगे क्या होगा। अब मैंने मास्टर्स भी किया, मैं कहाँ जाऊँ। मास्टर्स केयू में ही किया? हाँ, मैंने मास्टर्स केयू से किया है। मास्टर्स में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सही है, क्योंकि पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द डिसेबिलिटी। टीचर्स जो थे कभी नहीं बोलते थे कि यार मतलब तब PDF का सिस्टम आया था, दे नेवर इंटरेक्ट मी, नेवर एवर। मतलब मैं क्या बताऊं कि मैंने क्या क्या फेस किए। वो जो अपलोड होता था, सब्जेक्ट्स अपलोड करते थे वो वेबसाइट पे, मेरे उन्होंने 3-4 सब्जेक्ट्स करते थे, 2-3 सब्जेक्ट्स वो ऐसे ही रहते थे। फिर मैं खुद जाती थी एग्जामिनेशन ब्लॉक में, खुद ही मैं अपलोड करवाती थी। जब हमारा लास्ट दिन था मास्टर्स का, तो एक मैम थी हमारी, वो असिस्टेंट प्रोफेसर थी, उसने मुझे बोला तुम आज पहली बार आई हो, तुम क्या नई स्टूडेंट हो? तो फिर उसे लोगों ने बोला, जो मेरे क्लासमेट्स थे उन्होंने बोला मैम ये तो पिछले 2 साल से यहाँ पढ़ रही है, तो आपको आज सबसे पहले पता चला कि ये ऐसी गर्ल है। मैंने स्कैनर लिया था, फिर मैं स्कैनर से लैपटॉप में कन्वर्ट करती थी, फिर मैं एग्जाम देने जाती थी। तो मैंने वो भी अच्छे खासे मार्क्स से अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई किया। वो एक मिक्सड इमोशन होता है ना, मैं अभी उसी दौर से गुजर रही हूँ। आप क्या हॉस्टल का सहारा लेती थी? यस मैम, मेरा हॉस्टल का था। क्या कैंपस के अंदर था या बाहर? कैंपस के अंदर था। फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में मेरा फुल
बाद उन्होंने 4th फ्लोर दिया था। बहुत प्रॉब्लम का मतलब सामना करना पड़ता। फिर एक दिन मैंने इतना रोया, बहुत ज़्यादा रोया। मैंने कहा कि मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि एक तो मेरा ये था कि मेरी किसी से मतलब इंटरेक्शन मतलब हो जाती है इंटरेक्शन, लेकिन लोग करते नहीं है इंटरेक्ट, ठीक है। खासकर हमारे अपने कश्मीर में इनको मतलब प्रॉब्लम क्या कहेंगे, कशिर पच इस वरा मन गसान गाल अगर इनको इस डिजेबल पच्चीस पकान ये दपान एस गस शायद इंसल्ट, ठीक है। तो जो मेरे रूम में रहती थी उसमें हम 8 बेडेड है वो रूम, तो उस फ्लोर पे तो मैं से ठीक पे रोजान कहीं जो वहाँ के केयर टेकर्स हैं, तो उन्होंने बात की कि हाँ इसको होना चाहिए ग्राउंड फ्लोर पे। फिर 3rd सेम में मेरा ग्राउंड फ्लोर पे हुआ। उस रूम में जो लड़कियाँ रहती थी, मतलब मैं क्या मतलब उनका जितना मैं मतलब थैंक्स करूँ ना, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है उन लोगों के थैंक्स करने की। वो मेरा इतना ख्याल रखते थे, मैं बीमार पड़ जाती थी वो खुद मतलब मुझे हॉस्पिटल ले जाते थे, मेरे लिए दवाई लेके आते थे, जो भी काम मतलब मेरा होता था। मास्टर्स कब कंप्लीट किया? मैंने 2000 एंडिंग 18 में किया है मैंने, हाँ एंडिंग 18। अब जो ये JNU का सफ़र है, ये भी तो आसान नहीं रहा होगा ना? कि ये आसान था उससे जो आपने इससे पहले देखा? सबसे पहले मैं वोपी की बात करना चाहूँगी। हाँ। जो मैंने स्पेशल क्योंकि ये मेरा एक लाइफ का एक इंसिडेंट है। जब भी मैं इसे याद करती हूँ तो मेरे आंखों में मतलब आंसू आ जाते हैं इस चीज़ को याद करते हुए। जब मैंने बोपी में फॉर्म डाला तो मैंने स्क्राइब का भी बोला था उनको। जब मैं उनके पास स्क्राइब लेने के लिए गई, उन्होंने मुझे नियर अबाउट 6-7 आवर्स वेट करवाया। मैंने उनको बोला कि मैंने अपने साथ लाया है स्क्राइब, ये 2 क्लासेस मुझसे बिलो है। जब मैं एग्ज़ाम के टाइम पे गई तो उन्होंने मुझे एक टी मेकर मतलब दिया था जो उनके ऑफिस में टी बना रहा था। तो जब उसने पहला सेंटेंस मतलब जिसको पहला ऑब्जेक्टिव हम कहेंगे पढ़ा, तो उसको स्पेलिंग भी नहीं आती थी पढ़नी। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि यार मुझे प्लीज़ सर मुझे दूसरा प्रोवाइड करवाए। तो फिर उनका दूसरा कोई बंदा आया, तो उसने 3 से 4 ऑब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। तो उसने और एक बंदा आया, उसने उसको बोला तुम ही पढ़ो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, तो मेरे पास और भी काम है। मेरा 14 पॉइंट्स आए थे, तो उन्होंने ST और SC को लिया उस टाइम 6 पॉइंट्स पे, लेकिन आपको नहीं लिया। लेकिन मुझे नहीं लिया। मतलब मैंने 14 पॉइंट्स फिर भी गेन किए थे, पर उन्होंने मुझे उस टाइम नहीं लिया। फिर जब मैंने डायरेक्टर से लोगों ने बात की तो उन्होंने बोला कि हमने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उसको स्क्राइब प्रोवाइड किया है, हमारे रूल्स में है ही नहीं स्क्राइब देना। और अगर हम ये क्या बोलती है कि मैं अपना स्क्राइब लेके आती तो वो इसको खुद ही कर देता पेपर, फिर ये क्वालिफाई कर जाती, इसको कुछ आता जाता नहीं है। आपके मीडिया के थ्रू मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि सर नाउ आई एम ए जूनियर स्कॉलर एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, यू कैन सी वेयर आई एम नाउ। थैंक्स। आपको पता है रूही जान कौन है? ये हमारे समाज का आईना है। हमें बताएं, अभी तो आप माशाल्लाह डॉक्टरेट कर रही हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। कई सारे लोग ख्वाब देखते हैं इसका। पहले मैंने नेट क्वालिफाई किया, उसमें भी मुझे बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा। मैं आपको क्या क्या बताऊँ, सब बताओ। मैंने नेबर में एक बंदे को कहा था मुझे एज ए स्क्राइब आओ आप, उसने हाँ कर दी। जब एग्ज़ाम कल था उसने आज शाम को ही मुझे बोला कि मैं नहीं आऊँगा। मैं इधर रो रही थी, इस साइड में मेरी मम्मा, मैं बैठी थी, मैं इधर रो रही थी और मेरी मम्मा उस साइड बैठी थी, वो उधर रो रही थी। मैंने भाई को कॉल किया तो रातों रात ने उसने मेरे लिए एक स्क्राइब अरेंज किया, वो भी आपको पता है शोपियान से। फिर मेरा नेट जो है उस टाइम रह गया था, क्योंकि आपको तो पता है इंसान जब डिप्रेस हो जाता है तो फिर चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जो यही सोबिया के बारे में जो मैंने आपको अभी बताया, गांदरबल से है वो, उसकी हेल्प की वजह से ही एक्चुअली मैंने नेट का जो मटेरियल है मतलब ले लिया था। फिर जब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट का फॉर्म भरा तो उसी ने मेरे लिए गांदरबल से, आप समझो मतलब जब यहाँ से कोई मतलब अपने विलेज से कोई रेडी नहीं है आने के लिए, तो उसने गांदरबल से मेरे लिए एक स्क्राइब अरेंज किया। उस टाइम फिर मेरा नेट हो गया, थैंक्स ऑल। उसका नाम इरफान है, तो उन दोनों का बहुत बहुत थैंक्स। मेरे जो ब्रदर है तो
उन्होंने मेरा फॉर्म, मुझे पता भी नहीं था, उन्होंने खुद ही फॉर्म डाला था, JNU का आया था, मुझे पता भी नहीं था कि JNU में फॉर्म आते। एक्चुअली मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने जब एग्जाम दिया तो 2 मंथ के बाद हम एक्चुअली फ्रूट्स का आपने देखा होगा, जी fruits कारोबार का, करते हैं आप। तो हम वही काम कर रहे थे अपने इसमें खेत में। तो मुझे कॉल आई कि आपका इंटरव्यू है 20 तारीख को, मतलब 20 डेज थे तब, ठीक है। हम एक्चुअली भूल चुके थे कि मैंने JNU में एग्जाम दिया था, ना ही मम्मी को याद था, ना डैडी को, ना ही मुझे याद था। तो फिर जब मेरा इंटरव्यू क्लियर, मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरी मम्मी भी बैठी वहाँ पे, डैडी भी और मेरे कजन्स भी आके फ़ोन पे रहा, कहा कि तुम बहुत बातें करती हो, वो ये ऑल दैट, आज हमें पता चलेगा कि तुम कैसे इंटरव्यू देती हो। तो एक्चुअली मेरा इंटरव्यू जो था वो ऑनलाइन था उस टाइम। Okay. तो उन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछे, मैंने अच्छे से आंसर्स दिए। आई थिंक शायद 10-15 डेज के बाद रिजल्ट आया, रात के 11 बज गए थे, तो आकिब की कॉल आई, यू आर सिलेक्टेड। रूही जान, अभी आप एक ख़ास टॉपिक के तहत रिसर्च कर रही हैं, वो टॉपिक क्या है? मेरा टॉपिक जो है वो पेरेंटिंग a child with disability, exploring roles and challenges of parents in Kashmir। सर ने बोला कि रूही, क्यों ना हम स्टूडेंट्स को छोड़ के क्यों ना हम उन बच्चों के पेरेंट्स पे करें जिन्होंने जो ये चीज़ फेस कर रहे हैं, जिनके मतलब बच्चे ये चीज़ फेस कर रहे हैं, क्यों ना हम उन पे रिसर्च करें, क्योंकि इस पे अभी रिसर्च हुई नहीं है, ना ही इंडिया में हुई है और ना ही हमारे कश्मीर में हुई है अभी तक। 2 साल हुए? हाँ, 2 साल कंप्लीट हुए। जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम ये है, जो पेरेंट्स हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स जो है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक तो वो अनएजुकेटेड है, कश्मीर में पेरेंट्स जो है वो मोस्टली पेरेंट्स जो है वो अनएजुकेटेड है। वो उनको नहीं पता होता है कि हम अपने बच्चों को कैसे आगे लेके जाएं। जैसे कि मेरे पेरेंट्स थे, मम्मी को मतलब शौक था दिल में कि हम इस बच्ची को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि मम्मी को ये नहीं पता था तब कि मेरा दूसरा बच्चा भी ऐसा ही होगा। अच्छा। वो अवेयर नहीं थी, वो सोच रही थी जब मेरा सेकंड होगा वो शायद ठीक होगा। 10 इयर्स पहले होता था कि ये कैसे जाएंगे स्कूल, ये कैसे मतलब पढ़ेंगे, इनको कौन हाथ पकड़ के लेके जाएगा, अब हम कैसे अपना काम छोड़ के इनको लेके जाएंगे, मतलब एक बोझ सा माना जाता था एक डिसेबल बच्चे को। लेकिन आफ्टर 10 इयर्स आजकल हम अगर देखें, पेरेंट्स अवेयर हो चुके हैं। सम पेरेंट्स तो इसके मीडिया के थ्रू अवेयर हो गए, सम पेरेंट्स जब बाहर से कुछ लोग आते हैं वो कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, यू नो अबाउट दैट, आप लोगों ने भी देखा होगा वो चीज़ें जी। तो वो उसके थ्रू अवेयर हो गए। और सबसे जो चेंज हुई है ना वो बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। जब ये सॉफ्टवेयर्स के बारे में हमें पता चला, जिनके थ्रू हम मतलब रीड एंड राइट करते हैं जी, जब इसके बारे में हमें पता चला तो डैडी बहुत खुश हुए थे। उसने बोला कि अगर आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें हैं, कशर पर वना कि अस्के पज पानी बैकवर्ड करें इसको मगर तुह लाग हो, ये डैडी के वर्ड्स थे। ओके। एक्चुअली आई आल्सो कुक फूड वेरी वेल, तो मैं घर का खाना वाना सब मतलब काम मतलब सारे काम खुद ही करती हूँ मैं। आई एम नॉट डिपेंड टू एनी अदर पर्सन। मुझे क्या खिलाएंगे आप जो चाहेंगी। डॉक्टर्स का क्या कहना था, या आपको कुछ पता चला हो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इस बीमारी के बारे में? जो बच्चा पैदा होता है उसकी रोशनी होती है, ठीक है, तो नियर अबाउट 10 इयर्स 12 इयर्स के बाद ये धीरे धीरे कम होती जाती है। ये रेटिना प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके। जो हम भाई बहन हैं, हम लोगों के साथ जो है वो हम बचपन से ही थे, मतलब हम बाय बर्थ ही ऐसे थे, ना हमारे पास कम हुई और ना ही हमारे पास ज्यादा हुई थी। फिर हमने खुद भी पढ़ा कि इस डिजीज का जो है वर्ल्ड बेस पे कोई इलाज नहीं है। हमने अमेरिका में भी डॉक्टर से बात की, जापान से बात की डॉक्टर से, तो उन्होंने यही बोला कि जो ये रेटिना प्रॉब्लम है तो इसका कोई केयर है ही नहीं। कभी लोगों का लहजा या लोगों का बर्ताव आपकी तरफ ऐसा हो कि आपको नागवार गुजरा हो, जो कि आपको सही नहीं लगा हो और आपको याद हो? चीज़ें देखी है मैंने, जैसे महसूस भी की है, जैसे आपने अभी बोला कि लगा हो ऐसा। मम्मी को टॉन्ट करते थे लोग
कि चे शुर इत पठन मन कत करनस या मन नबर नेरनस। कभी भी लड़ाई हो जाती थी गांव में तो टोंट हम भाई बहन को टारगेट किया जाता था। अगर मेरी मम्मी वहाँ पे जाती या डैडी जाते थे उनको हेल्प करने के लिए, मतलब झगड़ा सुलझाने के लिए, तो आपस में लास्ट में बात यहीं पे पहुँच जाती थी, मम्मी डैडी के पे ही आ जाती थी। ये लोग हमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरी मम्मी ने या मेरे डैडी ने हम लोगों को चोरी से तो कहीं पे नहीं लेके आए हैं, कहीं से नहीं लेके आए हैं। हम तो बाय बर्थ ऐसे हैं। ये तो जो करता है ऊपर वाला ही करता है, उसी को पता होता है ये चीज़ों के बारे में। आज मैं अपने विलेज में किसी के साथ कनेक्टेड हूँ ही नहीं उतनी जितनी मैं पहले हुआ करती थी। मेरे ख्याल से 3 या 4 साल से मैं लोगों से बहुत दूर हो गई हूँ, या तो मेरी पढ़ाई की वजह से या फिर मेरी डिसेबिलिटी की वजह से। फर्क पड़ता है। पहले अगर आपको मैं सच बताऊँ तो पहले साल मुझे बहुत, मैं रोती भी थी कि यार कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझसे कोई बात करे तो अच्छी बात है, ना करे तो उससे भी अच्छी बात है। कैसे हम टाइम देख सकते हैं, मतलब ये इसमें ये जो है ऐसे ऊपर उठ जाता है और फिर जो है जो ब्रेन डॉट्स हैं तो उसके थ्रू हम भी देख सकते हैं अभी कितना टाइम हुआ। जैसे अभी 1 ये 12 होता है, इसके बाद 1 2 अभी 2 बज के 1 2 3 4 5 10 15 नियर अबाउट 27 मिनट्स, राइट। एक औरत बात कर रही थी कि मन तरह सोरे गवर्नमेंटो कि मन सोरे शुर, मतलब इम गसान स्कूलस पढ़ने, अत सारी शुर ये थी वो ये ऑल दैट, मतलब पीछे से बहुत बातें होती है। फिर जब हमें लोग बताते वो वैसी बात है कि हम लोगों को बहुत मतलब परेशान करती है ये चीज़। एक स्केच बनाया होता है कुछ चीज़ों का कि पहले ये होगा मेरे साथ, फिर ये होगा और फिर ये होगा। हालांकि होता तो वही है जो अल्लाह पाक चाहते हैं। क्या सोचा है, क्या ख्वाब है आपका? सबसे पहले मेरा ड्रीम था कि मैं मतलब सिंगिंग करूं, लेकिन मम्मी सिंगिंग के खिलाफ थी तो बोला नहीं तुम फिर टीवी पे आओगी जैसे बाकी सिंगर्स आते हैं, तो मुझे वो बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने चेंज किया कि चलो अब मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना चाहिए मास्टर्स का, तो लकीली हो गया। तो उसके बाद सोबिया ने मुझे नेट का रास्ता दिखाया, नेट JRF का, तो मैंने कहा ठीक है यही सही बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा खुद का कोई वो सच कहूँ तो कोई गोल था ही नहीं। क्योंकि अब मेरी जो कंडीशन है इस पे इंसान क्या ही महल खड़ा कर सकता है। तो उस रास्ते में मैंने जब नेट किया तो फिर मैंने कहा, मैंने सोबिया को बोला कि ये नेट किस लिए चाहिए मुझे ये बताओ पहले। तो उसने बोला तुम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर तो ये जहन में आ गया कि मैंने अब असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है। हाँ, तो उसके बाद मैंने दिमाग में मैंने कहा चलो ठीक है, कोई गोल तो आज तक था ही नहीं, तो मैंने कहा चलो इसी गोल को क्यों ना मैं सेट करूं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन पे जाऊं। PhD भी इसी की वजह से की है कि मम्मी डैडी को ये ना लगे कि मेरे बच्चे जो है वो मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे या वो ये ऑल दैट। वी विश यू ऑल द लक, ऑल द बेस्ट। हम तो चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे और आप आसमान की बुलंदियों को छूती जाए। और साथ में जो आपने एक आईना दिखाया ना अपने ज़रिए से हमारे इस समाज का, हमारे ही इस समाज को, हम तो यही दुआ करेंगे कि बेहतरी आए। हम आज के इस सेशन में इख्तिताम आपकी मैसेज से करेंगे, बताइएगा क्या मैसेज रहेगी आपकी? मेरे मैसेज सबसे पहले उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को मतलब बोझ समझते हैं, जितना हो सके उनको पढ़ाइए, जितनी आपकी कैपेबिलिटी होगी उनको आगे लेके आइए, ताकि वो भी जो आज का मॉडर्न दौर है इसको अचीव कर सके चीज़ों को, वो किसी पे डिपेंड ना रहे। दूसरी मेरी मैसेज है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि हम सबसे पहले स्कूल से ही स्टार्ट होती है एजुकेशन। एटलीस्ट अपने स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं वो आप जितने हो सके उतने करवाइए, ताकि जो एबल बच्चे होते हैं जब वो बड़े हो जाए उनको एबिलिटी और डिसेबिलिटी में फ़र्क महसूस हो और उनको पता चले कि हमें डिसेबल पर्सन की रेस्पेक्ट कैसे करनी है। एटलीस्ट एक स्पेशल टीचर अपने जो स्कूल में है
रखें ताकि जो ये स्पेशली एबल बच्चे हैं इनको अटेंशन मिल पाए। और एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनसे इन लोगों को अच्छे से स्क्राइब प्रोवाइड कीजिए ताकि ये भी अपने गोल्स अचीव कर सके, जो इनके ख्वाब होते हैं उन तक पहुंच सके इजीली। मेरी आप मीडिया वालों से भी मैसेज है कि इससे ज़्यादा स्टोरीज करिए ताकि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होए। ये तो आप मीडिया पर्सन्स का ही एक्चुअली मुझे लगता है ज़्यादा काम है, क्योंकि जब तक आप लोग हैं तब तक पीपल अवेयर होते रहेंगे आपके माध्यम से। बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी मैसेज, इसी के साथ लेते हैं हम इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया रूही जान हमारे साथ बात करने के लिए और वक्त देने के लिए। थैंक्स टू पीपल, आप लोगों ने हमें टाइम दे दिया। थैंक्स सो मच।